स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हम लोग की प्रहार सीरीज चल रही है और जिसमें मैं राहुल सिंह आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट और इकोनॉमी की कक्षाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ की और 1-2 दिन में हिंदी और बायो की भी कक्षाएं उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। आज का जो ये वीडियो है, इसका जो मुख्य टॉपिक है ये समसामयिकी है। मैंने समसामयिकी के कुल 5 टॉपिक इस वीडियो में रखे हैं और ये खंड वाइज इसके आगे के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है करंट का, वो है एफडीआई। ध्यान से समझिएगा, एफडीआई ये जो आगामी परीक्षा होने वाली है पेट की, और पेट के साथ में जो और परीक्षाएं आगे होने वाली हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो पहला टॉपिक है एफडीआई, इसको इसलिए रखा गया क्योंकि 2021-22 में जो एफडीआई की रिपोर्ट आई हुई है, इससे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बन जाता है, और चूंकि ये प्रश्न बन जाता है इसलिए पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष और इन्वेस्टमेंट मतलब कि निवेश। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसको ध्यान रखना है। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो एफडीआई ढूंढ लेना। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसको पढ़ना ज़रूरी हो गया? तो ये समझ लीजिए कि 2021-22 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत ने अभी तक का, आई रिपीट अभी तक का सर्वाधिक एफडीआई हासिल किया, सर्वाधिक एफडीआई हासिल किया है। इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है। आपकी जो आगामी पेट परीक्षा है उसको देखते हुए ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब प्रश्न ये है कि आपको कैसे इसको करना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं अब 1 से अधिक शिफ्ट की होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से इसको पढ़ना है। 2 से 3 बिंदु हैं जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, बिना भूमिका बनाए हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं। देखिए, अभी तक का जो सर्वाधिक एफडीआई हासिल किया है, मतलब कितना, तो 83.57 अरब डॉलर 83.87 अरब डॉलर एफडीआई इस बार भारत ने बाहर से हासिल किया है या बाहर से निवेश हासिल किया है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आपको कैसे इसको करना है और आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएगा इस पर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप एक चित्र बना लीजिए। इस चित्र में किसका है ये चित्र, कि किस देश से सर्वाधिक आया। तो किस देश से आया एफडीआई। तो इसमें आप सबसे पहले लगाएंगे सिंगापुर। क्या लगाएंगे? सिंगापुर से लगभग 27% कुल का 27% सिंगापुर से आया है। तो सिंगापुर पर नंबर 1 पर लिख लीजिए। उसके बाद 18% यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और उसके बाद 16% मॉरिशस से। तो मॉरिशस से 16% आया है। तो कुल मिला के नंबर 1 पर सिंगापुर, नंबर 2 पर यूएसए और नंबर 3 पर मॉरिशस आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें से किस देश से सर्वाधिक एफडीआई भारत ने आकर्षित किया है, देन यू हैव टू गो सिंगापुर इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। एक और चित्र के द्वारा ये समझिए कि इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछ सकते हैं। अगर वो पूछें किस सेक्टर में आया है, तो एक और चित्र यहाँ नीचे बना देता हूँ। अगर पूछें किस सेक्टर से आया है, सेक्टर्स का मतलब है किस मद से आया है सर्वाधिक, तो आप क्या लगाएंगे? ध्यान रखिएगा, 25% किससे? तो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर, हार्डवेयर और एवं सॉफ्टवेयर से आया। तो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से 25% एफडीआई आया है। इसको ध्यान रखिएगा आप। अगली चीज़, किसके अतिरिक्त किससे आया है? तो 12% सेवा क्षेत्र से आया है। तो 12% सेवा क्षेत्र मतलब कि सर्विस सेक्टर से 12% आया है। और 12% एफडीआई ऑटोमोबाइल उद्योग से आया है।
ऑटोमोबाइल उद्योग से आया है, ऑटोमोबाइल उद्योग से आया है। ये दूसरा चित्र किसका हो गया कि किस सेक्टर से आया है। पहला चित्र किसका था कि कहाँ से आया है, दूसरा चित्र हो गया किस सेक्टर से आया है। तो आपको ये याद रखना है। एक और चित्र समझ लीजिए कि भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक आकर्षित किया है। तो इस चित्र को मैं इधर बना देता हूँ जो कि आपके आसानी से आप देख सकें। तो याद रखिएगा इसमें कर्नाटक, कर्नाटक कितने प्रतिशत, तो 38% कर्नाटक से आया है। 26% महाराष्ट्र से आया है, तो महाराष्ट्र से 36% आया है। और उसके बाद 26% के बाद 38% कर्नाटक से और 26%, आई रिपीट 26% महाराष्ट्र से आया है। फिर 14% किससे आया है, तो दिल्ली से आया है, तो दिल्ली से आया है। अब आप समझिए ये 3 चित्र है। ये चित्र संख्या 1 है, ये चित्र संख्या 2 है और ये है चित्र संख्या 3। इन तीनों में मैंने पहले चित्र में ये बताया हुआ है कि किस कंट्री से आया, देन यू हैव टू गो सिंगापुर, उसके बाद यूएसए और फिर मॉरिशस। किस सेक्टर से आया है सर्वाधिक एफडीआई, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आया है सर्वाधिक एफडीआई, मतलब निवेश हुआ है पैसा। फिर सेवा क्षेत्र, फिर ऑटोमोबाइल। अगर आ जाए कि किस राज्य ने सर्वाधिक किया है, तो आप कर्नाटक लगाओगे 38%, उसके बाद 26% महाराष्ट्र एंड 40% दिल्ली। तो आपको इसको याद रखना है। एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, देखिए इसके आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। ठीक, अगर आ जाए आपसे एक चीज समझ लीजिए, ये जो एफडीआई है, इस बार जो वाणिज्यिक क्षेत्र है, वाणिज्यिक जो क्षेत्र है, इसका मतलब ये है कि जो भारत का द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र, क्षेत्र समझते हैं आप, क्षेत्र समझते होंगे। चलिए नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए द्वितीयक क्षेत्र का, अगर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण ले लो, तो एक और फिगर बना लेते हैं। हमें प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को निकालना है कि कैसे कौन से सेक्टर होते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। जैसे कि दूसरा है विनिर्माण का क्षेत्र, तो ये कौन सा क्षेत्र है, विनिर्माण का क्षेत्र, विनिर्माण का क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र। अब आप समझ लीजिए, मान लो एक उदाहरण देते हैं, मान लो एक कोई किसान है, एक कोई किसान है, इसने गेहूं पैदा किया, तो गेहूं पैदा किया, तो ये जो गेहूं है ये प्राथमिक में आएगा, किसान के द्वारा बनाया गया। यही फैक्ट्री में पहुंचेगा, फैक्ट्री में आटा का रूप लेगा, आटा से क्या बनाया जाएगा, डबल रोटी, या उत्तर भारत में एक शब्द यूज करते हैं बंद, तो बंद आदि बनाया गया। और यही बंद आगे चलकर बर्गर के रूप में किसी होटल में जो सर्व किया जा रहा है वो सेवा क्षेत्र। तो गेहूं, गेहूं से डबल रोटी या बंद, और बंद से बर्गर जो आप खा रहे हो सेवा क्षेत्र में। अगर आप इसको होटल पे ना खाकर और सड़क पे किनारे किसी दुकान पर खा रहे हो, तब भी ये सेवा क्षेत्र है। तो कुल मिला के मोटी बात यह है कि अगर किसी को नहीं पता कि प्राथमिक द्वितीय को सेवा क्षेत्र किसे कहता है, तो आप एक इस आसान उदाहरण से समझ सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें पुट कर लीजिएगा कोई भी चीज़। अब इधर आ जाइए, तो वाणिज्यिक क्षेत्र, या फिर अब मैं लिख सकता हूँ विनिर्माण क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र में भारत ने जो इस बार एफडीआई को आकर्षित किया है वो है 21.34 अरब डॉलर, 34 अरब डॉलर, जो कि 76% अधिक है पिछली बार से, पिछली बार से। अब कोई पूछे पिछली बार कितना था, तो 12.09 अरब डॉलर था, अरब डॉलर था। तो ये पहला टॉपिक है जिसमें एफडीआई के बारे में मैंने आपको बताया। एफडीआई का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किस सेक्टर में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया पहले देश, सिंगापुर 27, उसके बाद यूएसए 18, उसके बाद मॉरिशस 16। फिर मैंने दूसरे चित्र में आपको बताया कि किस किस सेक्टर में आ रहा है, तो आप 25% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में,
उसके बाद 25% के बाद मैंने आपको 12% में सेवा क्षेत्र बताया और 12% में ऑटोमोबाइल बताया। इसके बाद मैंने बताया कहाँ पर आ रहा है, तो नंबर 1 पर कर्नाटका 38%, उसके बाद 26% महाराष्ट्र और 26% के बाद 14% दिल्ली। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र मैंने इसलिए बताया कि विनिर्माण क्षेत्र मैंने बोर्ड पे लिख दिया था, इसलिए ये आपको जानना जरूरी था। तो प्राथमिक द्वितीय को तृतीय क्षेत्र ये, तो ये आपका टॉपिक नंबर 1 है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये किसका था, ये 2021-22 की रिपोर्ट है। क्यों पढ़ा रहे हैं गुरुजी? गुरुजी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगामी जो ये पेट की परीक्षा है, उसके बाद आने वाली पेट की परीक्षा है, क्योंकि पेट से आप पेपरें दोगे कि उसको मढ़ाई के घर पे लगाए लोग, पेट से पेपरें दोगे, तो जब पेपर आप देंगे एग्जाम में तो ये आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ऐसा मतलब कि कंटेंट है जो आपको साल भर चलेगा जब तक अगला FDI नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसका आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया टॉपिक नंबर 1। चूँकि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि हम 5 टॉपिक इसमें लिए, तो दूसरा टॉपिक करते हैं। आप चाहें तो साथ साथ में लिखते रहें, आप चाहें तो 2 से 3 बार इसको देख लें। अगर आपको लगता है कि एक ही बार में मेरे अंदर वो क्षमता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो जो दूसरा आपका टॉपिक है, इसको मैंने लिया है ऑपरेशन दुधी। जरा इस पर बात कर लेते हैं। ऑपरेशन दुधी ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि जब आ जाते हैं एग्जाम में, तो अगर पर्टिकुलर नहीं पढ़ाई हुई है तो कभी कभार या कह लो कि हमेशा गलते होते हैं। तो ऑपरेशन दुधी, ऑपरेशन दुधी क्या है भैया? ऑपरेशन दुधी क्यों पढ़ाने की नौबत आ गई है? तो ऑपरेशन दुधी ये है कि ऑपरेशन दुधी के अंतर्गत जितने भी जीवित सैनिक बचे, जितने भी जीवित सैनिक बचे हैं उनको सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न है कि ऑपरेशन दुधी के अंतर्गत किसने सम्मानित किया? तो असम राइफल ने किया, असम राइफल्स ने किया, असम राइफल्स ने किया। अब प्रश्न है क्यों किया? देखिए, असम राइफल ने 9 मई और 2022 को इनके जीवित सैनिकों को सम्मान दिया है। सम्मान क्यों दिया है ये समझ लीजिए आप। देखिए, असम राइफल ने 1989 से 1992 के बीच में, ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशन दुधी चलाया था। एक्चुअली में दुधी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में स्थित क्षेत्र है। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में एक स्थित क्षेत्र है ऑपरेशन दुधी, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि दुधी सिचुएटेड इन कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर एक आतंक विरोधी अभियान चलाया गया था। तो आतंक विरोधी अभियान चलाया गया था 1989 से 92 के बीच में। और इसी के अंतर्गत 5 तारीख को, मतलब कि 5 मई और 1991 को ऑपरेशन दुधी चलाया गया था। ऑपरेशन दुधी में क्या था? ऑपरेशन दुधी में भारतीय सेना के मात्र 15 प्रशिक्षित, या कह लीजिए असम राइफल के मात्र 15 प्रशिक्षित सैनिकों ने 72 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। तो आतंकवादियों को मार गिराया था और 13 ऐसे थे जिनको पकड़ लिया गया था। मतलब कि दे शॉट 72 मिलिटेंट्स एंड रिमेनिंग 13 वुड बी कॉट बाय द असम राइफल्स। 17th बटालियन, 7वीं बटालियन ने ये काम किया था 5 मई 1991 को। और ये भारत के रक्षा इतिहास में अब तक का सबसे सफल अभियान है। अब तक का सबसे सफल अभियान है। क्या नाम है? ऑपरेशन दुधी। तो 9 मई को किया गया है। तो हो सकता है एग्जामिनर का मूड बदल जाए और अगर वो डिफेंस सेक्टर में पूछे तो इसको पूछ ले, क्योंकि वार एक्सरसाइज के अतिरिक्त भी कभी कभी डिफेंस से वो लोग पूछ लेते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, असम राइफल्स का नाम मैंने यहाँ लिया है, तो जरा 2 मिनट में ये समझिए असम राइफल्स की पूरी कहानी। 2 मिनट में सिर्फ समझिए।
तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन दुधी हैड बीन ऑपरेटेड बाय द असम राइफल ऑन द डेट ऑफ 15 मई 1991। ऑपरेशन दुधी operated by the Assam Rifles between the 1989 to 1992 in a Kupwara sector of Jammu and Kashmir. Under the Operation Dudhi, they shot 72 Pakistani militants and remaining 13 militants would be caught by the Assam Rifles. On the occasion of it, now they are giving the reward of the remaining soldiers. Clear? अब आप समझ लीजिए कि असम राइफल्स क्या है। तो जरा 2 मिनट में असम राइफल समझिए। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब आप समझ लीजिए असम राइफल्स क्या है, क्योंकि असम राइफल्स का नाम कई बार आया है और कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है कि वो जीके पूछ ले आपसे, तो वो जब जीके आपसे पूछ सकता है। तो असम राइफल्स को आप समझ लीजिए 2 मिनट में। असम राइफल्स क्या है? आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य है उत्तर भारत के प्रहरी, भारत के प्रहरी या फिर सेंटिनल्स, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आदर्श वाक्य कब बना? 1835 में बना। जब बना तो क्या नाम था? कछार लेवी नाम था। कितने सैनिक थे? तो मात्र 750 सैनिक थे। अब कितने हैं? अब 63,000 हैं। 63,000 सैनिक हैं। कितनी बटालियन हैं? तो 46 बटालियन हैं। कितनी बटालियन हैं? तो 46 बटालियन हैं। कछार लेवी की कितनी बटालियन है? तो 46 बटालियन है। आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर भारत के प्रहरी। ध्यान रखिएगा, 1835 में बनी। मुख्यालय कहाँ है? तो मेघालय के शिलोंग में है। तो मेघालय के शिलोंग में इसका मुख्यालय है। भारत का सबसे पुराना क्या कहलाता है? तो भारत का सबसे पुराना जो है वो पैरामिलिट्री मतलब अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल है। और क्या विशेषता है? विशेषता भैया ये है कि 1917 के प्रथम विश्व युद्ध में 1917 के प्रथम विश्व युद्ध में ये वो बटालियन है जिसने 146 पदक प्राप्त किए थे। सेना अपना जौहर दिखाया। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें इसने लगभग 48 पदक प्राप्त किए। ये वही है। इसकी एक और विशेषता है, असम राइफल का जो संचालन है वो 2 लोग करते हैं। इसका जो प्रशासनिक संचालन है, प्रशासनिक संचालन है वो गृह मंत्रालय करता है। तो गृह मंत्रालय करता है। प्रशासनिक संचालन कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। और इसका जो रक्षा संचालन है, रक्षा या फिर संचालन नियंत्रण जो है, रक्षा संचालन नियंत्रण जो है वो करता है कौन? तो करता है अपना रक्षा विभाग। जो संचालन नियंत्रण करता है वो करती है इंडियन आर्मी, इंडियन सेना, ये भारतीय सेना करती है। तो भारतीय सेना करती है। कब से करती है? 1962 से करती है। 1962 से क्यों? क्योंकि भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध के बाद असम राइफल पर 2 जिम्मेदारी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ध्यान में रखना और साथ में भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करना। असम राइफल के ये 2 मूल कर्तव्य हैं। दुश्मन को दूसरा मौका देने का सवाल पैदा नहीं होता। असम राइफल का मूल मोटो यही है, देने का सवाल तो पहला ही मौका नहीं होता है। मगर उसके बावजूद भी इस असम राइफल ने जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ी अपने वीर सपूतों को देश के नाम शहीद करवाया, लड़वाया और हमारी हर पल रक्षा की असम राइफल ने। तो इसको आपको ध्यान रखना है। असम राइफल का मैंने फिर बताया, इन्हें स्टार्टिंग 750 सैनिक थे। ब्रिटिशर्स ने अपनी बस्तियों को और चाय बागानों को सुरक्षा देने के लिए इसका गठन किया था। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम असम राइफल्स को रख दिया गया, असम राइफल्स रख दिया गया। आदर्श वाक्य उत्तर भारत के प्रहरी, प्रशासनिक गृह मंत्रालय देखता है, संचालन भारतीय सेना देखती है। 1962 भारत चीन जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद इसका संचालन भारतीय सेना ने भी अपने हाथ में ले लिया। 1917 में लगभग 140 पदक और वैसे द्वितीय विश्व युद्ध में 48 पदक और आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद पदकों की संख्या 188 पदक है जो कि सेना पदक है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
असम राइफल के बारे में। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है, इसको याद रखिएगा। असम राइफल के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो असम राइफल्स का ये चित्र है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम का है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। चूँकि 5 टॉपिक की ये पूरा वीडियो है, तो तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, इसको हटा रहा हूँ। तीसरे टॉपिक में मैंने एक सूचकांक लिया है जिसको प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहते हैं या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ पहले, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए ध्यान से समझिए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रेस फ्रीडम या प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो सूचकांक कब का है? 2022 का है। कौन निकालता है? तो बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर्स, पूरा नाम लिख लेते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स रिपोर्ट को निकालती है। जब अबकी से आई तो 180 देश इसमें शामिल थे, 180 देश इसमें शामिल थे। कितने मानक हैं? तो 5 मानक हैं। कौन कौन से मानक हैं? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संदर्भ, संदर्भ और संदर्भ लिख लीजिए, संदर्भ। इसके अतिरिक्त आपका बुनियादी संदर्भ है और एक है संचालन संदर्भ, तो संचालन संदर्भ के संदर्भ में एक है, और एक है रक्षा संदर्भ, तो रक्षा संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। तो मानक कितने हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बात आई तो मैंने लिख दिया। 5 मानक हैं जिसके आधार पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आखिर आता क्यों है? पूरे विश्व में प्रेस की क्या स्थिति है, उनको कितनी स्वतंत्रता है बात करने की, इसके अंतर्गत है। भारत में 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस का मतलब मीडिया है, प्रेस का मतलब कपड़ों पर घुमाने वाली नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये 5 मानक के आधार पर 180 देश इसमें शामिल है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि और क्या चीज़ें आपको करनी है, तो समझिए, आपको याद रखना है NDS, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। स्वीडन 1, 2, 3 पर 180 देश, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है 1, 2, 3 पर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर स्वीडन है, इसको आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पर जो है इसमें एस्टोनिया है, तो एस्टोनिया, और नंबर 5 पर इसमें फिनलैंड है। अगर आप याद ना कर पाएँ तो शुरुआत के 3 याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि भारत कितने पर है? तो भारत 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है 150। ध्यान रखिएगा, भारत का कितना स्थान है? 150वां स्थान है। और इससे पूर्व भारत 2021 में कितने पर था? तो भारत 142वें नंबर पर 2021 में था। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में भारत कितने पर है? तो 150 पर है भारत, याद रखिएगा। भारत के नीचे 150 पर है भारत, इसको याद रखिएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है। इस बार कब निकाला? तो 3 मई को निकाला। 3 मई को काहे निकाला? क्योंकि 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है विश्व। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 5 मानक, भारत 19(1)(a) में प्रेस स्वतंत्रता 180 देश, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, भारत 2021 में 142 पर, वर्तमान में 150 पर। अब इस टॉपिक से 2 चीज़ें बची। भारत के पड़ोसी देश का क्या स्थिति है, नंबर 1, और दूसरी चीज़ कि नीचे से जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, अब स्क्रीनशॉट के बाद 2 चीज़ें हम समझते हैं कि नीचे से क्या स्थित है, नीचे से क्या स्थित है, और नीचे से स्थित के साथ में
भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। देखिए, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी देश जो हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी स्थिति जरा समझ लीजिए। देखिए, चीन इस सूचकांक में 175वें पे, आप समझिएगा। म्यांमार इस सूचकांक में 176 पर है। बांग्लादेश इस सूचकांक में 162 पर है। नेपाल इस सूचकांक में 76 पर है। भूटान इस सूचकांक में 33 पर है। श्रीलंका इस सूचकांक में 146 पर है। 146 पर है श्रीलंका। भारत का मैं बता ही चुका हूं, भारत कितने पर है, 150 पर। तो भारत कितने पे है, 150 पर है। ध्यान रखिएगा, भारत कितने पे, 150 पर है। तो इसको ध्यान रखना है। तो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये भारत के वो पड़ोसी देश हैं जो हैं। हमारा मित्र देश पाकिस्तान कितने पर है, तो 157 पर है। 157 पर है, 157 पर है पाकिस्तान। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई कौन सी, ये तो बात हो गई कि भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नीचे से क्या स्थिति है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, अब बात आती है कि जो 180 से लेकर के नीचे से क्या स्थिति है, तो इसको जरा देख लेते हैं। इस सूचकांक में देखिए, इस सूचकांक में 180वें पे है उत्तर कोरिया, 180 पर। ध्यान रखिएगा, 179 पर है इरिट्रिया। जब आप अफ्रीका में ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पर आपको इरिट्रिया मिलेगा। 178 पर ईरान, ये भी कम नहीं है महाराज। 177 पर तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान 176 पर म्यांमार है, तो म्यांमार है। 175 पर चीन है, तो चीन है। तो अगर आ जाए कि नीचे से कौन है, तो आप उत्तर कोरिया लगा लेना। उत्तर कोरिया इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया को आप लगा लेना। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक था, 3 मई को निकाला गया है। भारत 150 पर है इस बार, पिछली बार 142 पर था। भारत का कुल स्कोर था 41, तो भारत का स्कोर कितना था, 41 था। और इस 41 स्कोर का मतलब यह है कि यह सूचकांक 0 से 100 में वेरी करता है। 0 से 100, 0 सबसे खराब प्रदर्शन और जैसे जैसे नंबर वैसे वैसे अच्छा प्रदर्शन। 41 नंबर के साथ में भारत 141 क्या अंक पाया है, और नंबर कौन सा है भारत का, तो 150वां है। ध्यान रखिएगा ये बात। ओके, ये टॉपिक नंबर 3 था जो आपने किया। अब बचे चौथे और पाँचवें टॉपिक, तो इन चौथे पाँचवें टॉपिक को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब यहाँ बात आती है कि जो चौथे और पाँचवें टॉपिक को आपको कैसे लेना है एक साथ, आप इसको समझ लीजिए। चौथा पाँचवा टॉपिक, मैंने इसमें 2 चीज़ें ली हैं। एक तो जयपुर पहला शहर हो गया है भारत का, जयपुर पहला शहर हो गया किसका, तो भारत का। किस लिए, जहाँ पर 2 तेंदुआ रिजर्व हैं, तेंदुआ रिजर्व है। जब मैंने 5 टॉपिक को पिक करने की बात आई, तो मैंने पहला जो टॉपिक लिया वो इकोनॉमी का लिया। मैंने दूसरा टॉपिक जो लिया, वो टॉपिक आपका जो दूसरा था वो किस पर था, तो वो था सेना पर या फिर हमारे डिफेंस सेक्टर पे। जो तीसरा टॉपिक मैंने लिया वो हमने सोशल लिया, मतलब कि वर्ल्ड सोशल। 4th और 5th टॉपिक लिया मैंने इन्वायरमेंट का। इस तरीके से हम लोग एक ही वीडियो में और हर पार्ट के करंट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जयपुर पहला शहर है भारत का जहाँ 2 तेंदुआ रिजर्व हो गए। कब हो गए हैं, तो 22 मई को हो गए। 22 मई में क्या विशेषता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। ध्यान रखिएगा आप ये बात को। कौन कौन से 2 हैं, पहला कौन सा था, तो एक नाम था झजला या झाजला, इनका एक है झाजला, एक झाजला है। और अब जो है दूसरा जो है वो आमागढ़ है, आमागढ़ है, जो कब बना, 22 मई को बना। आमागढ़ मतलब कि 1524 हेक्टेयर का क्षेत्र है। तो 1524 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है और लगभग यहाँ 15 तेंदुए हैं।
तो 15 तेंदुए यहाँ पाए जाते हैं। 15 तेंदुए यहाँ पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण केंद्र है आमागढ़, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जयपुर पहला शहर बन गया है जहाँ पर क्या याद रखना है आपको, 2 तेंदुआ रिजर्व है, पहला झाझला और दूसरा आमागढ़। आमागढ़ 1524 हेक्टेयर का क्षेत्र है जहाँ पर 15 तेंदुए पाए जाते हैं। कब? 22 मई 2022। एक तो हो गया ये। एक और आपको याद रखना है, 5वां टॉपिक है उत्तराखंड। देश का पहला राज्य बन गया, देश का पहला राज्य बन गया। किस में बन गया देश का पहला राज्य? देश का पहला राज्य इसमें बन गया जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है, ड्रोन सुविधा शुरू की। क्यों शुरू की है? क्योंकि चिकित्सा उपकरण को कम समय में इधर से उधर पहुंचाया जा सके। और इसके अंतर्गत उत्तरकाशी से लेकर के और देहरादून तक इन्होंने पहली यात्रा शुरू की है। इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड से लेकर के, उत्तरकाशी से लेकर के देहरादून तक 10 जून और 2022 तक हर रोज ये 2 जो है वो ड्रोन जो है उड़ाने जारी करेंगे, ऐसा कहा है उत्तराखंड प्रशासन ने। किसकी सहायता से किया गया ये, या किसने किया? तो अमेरिका USA की एक इकाई है। इस इकाई का आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? रेडक्लिफ लैब्स के द्वारा यह शुरू की गई सुविधा है। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन सुविधा शुरू की। और जयपुर देश का पहला शहर बन गया है जहां पर 2 तेंदुआ रिजर्व बना दिए गए। इन दोनों टॉपिक को आपको याद रखना है। बोथ आर रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये जो एक वीडियो था इसमें हमने 5 टॉपिक कवर किए। 5 को मैंने बताया कि क्यों मैंने रखा था। मैं आपको फिर बता दूं, ये स्कोला एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है प्रहार। इस प्रहार सीरीज में मैं राहुल सिंह आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट की श्रृंखलाएं दे रहा हूं। आपको मैथ के साथ साथ में बायो, हिंदी के भी वीडियो उपलब्ध होंगे। आप इसको सब्सक्राइब करिए। आप इसको सब्सक्राइब के साथ में लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।